हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने पंडित जी से खास चर्चा की, जिसमें बसंत पंचमी के महत्व को लेकर खास बातचीत हुई। और इस खास चर्चा में पंडित जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं श्याम जी मिश्रा। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का और विद्यादायिनी कहा जाता है। वीणा और वाणी ये दोनों ही मंत्र मुग्ध कर देता है, वाणी और वीणा। और बसंत पंचमी, बसंत का आगमन। अब अभी से ही आप देखेंगे कि पतझड़ का ये समय आ जाता है और बसंत का आगमन आज से हम लोग के बीच अपना ये। तो बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और बहुत सारे हम लोग जैसे बचपन में भी स्कूल में अपना पूजा करते थे श्रद्धा भाव से, और आज भी पूजा होता है। और वही बसंत पंचमी। पंडित, एक खास तौर से कोई मंत्र ऐसा या कुछ ऐसा आप बता सके जो लोग आज अपने जो कुछ लोग, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को हर चीज का एक स्वरूप चाहिए, कि प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए कि आज बसंत पंचमी के दिन हम क्या पहने, पीले कपड़े पहने, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सरस्वती जी की पूजा करें। तो कोई खास मंत्र है, कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों को इसका फल मिल सके। वस्त्र के ऊपर तो हालांकि देखिए, सबसे प्रिय वस्त्र माँ सरस्वती के लिए वही श्वेत है, सफेद, और पीला भी आप बन सकते हैं। और एक छोटा सा वंदना है माता सरस्वती का, वो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रांत वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ये माँ सरस्वती का हम लोग बचपन से ही ये याद है, छोटा सा ये वंदना। धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे धर्माचार्य और पंडित जी, जिन्होंने आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे आप सबको कुछ ऐसी बातें बताई जिसका अगर आप इसको कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में और आपके जीवन में सिर्फ सफलता ही आपको मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो जकार्ता के मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुण्य कार्य का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शारीरिक रूप से भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उनका मन इस आयोजन के उतना ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते हैं। His Excellency President Prabowo, मुरुगन टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन पा हाशिम, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कोबालन, डिग्निटरीज, तमिलनाडु और इंडोनेशिया के पुजारी एवं आचार्यगण, इंडियन डायस्पोरा के सदस्य, इस पावन अवसर का हिस्सा बनने वाले इंडोनेशिया और अन्य देशों के सभी साथी और इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को साकार करने वाले सभी कारीगर बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। माय ब्रदर प्रेसिडेंट प्रबोवो, उनकी मौजूदगी ने इसे मेरे लिए और विशेष बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है
जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते अभी कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत से 140 करोड़ भारतवासियों का प्यार लेकर गए हैं। मुझे विश्वास है उनके जरिए आप सब हर भारतीय की शुभकामनाओं को वहां अनुभव कर रहे होंगे। मैं आप सभी को और भारत इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में भगवान मुरुगन के करोड़ों भक्तों को जकार्ता टेंपल के प्रयागराज पहुंचे श्री रविशंकर ने कहा कि हम प्रयागराज में हैं। केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं काफी सुचारू रूप से की गई। लाखों भक्त यहां अपनी भक्ति, अपनी पूजा कर रहे हैं। यहां दोनों सरकार और प्रशासन धर्म की रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूं। उनकी निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से ये काम सुचारू रूप से हो सका है। हम यहाँ प्रयागराज में हैं। इतनी सुचारू रूप से सब व्यवस्था की गई है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आके अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपना पाठ कर रहे हैं। एकता में विविधता और विविधता में एकता का ये प्रत्यक्ष दर्शन है, यहाँ का निदर्शन है। और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है सबके लिए। और देखिए, जब तक राजाश्रय नहीं होता है, धर्म फलता नहीं है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा एक तो प्रशासन को करना पड़ता है, एक व्यक्ति को करना पड़ता है, समाज को करना पड़ता है। यहाँ दोनों देखते हैं हम। समाज भी धर्म की रक्षा कर रही है, प्रशासन भी कर रही है। इसलिए भारत श्रेष्ठ भारत बनके निकलेगा। और मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की। उनकी जो श्रद्धा और परिश्रम से ये काम सुचारू रूप से हुआ है। इसमें आम जनता में प्रार्थना यही है कि देखिए, इतना विशाल जगह है, कहीं पर भी जाके आप स्नान करिए। 15 किलोमीटर की जो विस्तार है, यहाँ पर कहीं भी स्नान करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा। ये अद्भुत समागम है और यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और धर्म का, सेवा का एक समागम देखने को मिलता है। इसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम आम जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हम कानून का उल्लंघन न करें, कानून के हिसाब से चलें, कहीं पर भी जल्दीबाजी न करें, आराम से स्नान करें और पुण्य पाएं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी सीबीसी के महानिदेशक योगेश कुमार बावेजा ने शनिवार को प्रयागराज महाकुंभ मेले में जनभागीदारी से जन कल्याण और भारत सरकार के विगत 10 सालों में उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं पर लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि उनके साथ सीबीसी के अपर महानिदेशक अजय अग्रवाल भी यहां पर उपस्थित रहे और आकर्षक एवं सूचनाप्रद डिजिटल प्रदर्शनी को देखकर महानिदेशक बावेजा ने कहा कि इस प्रदर्शनी में भारत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को उत्तम तरीके से प्रदर्शित किया गया है। सभी के भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण विषय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इको टूरिज्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी अन्य उपस्थित विशेषज्ञगण और बहनों और भाइयों, आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब यहां की
एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहां आयोजित है। अर्गा और पार्वती नाम की दो प्राकृतिक झील, ये वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। और कितना बड़ा इसका एरिया है, मुझे पहली बार यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहां पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहां पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहां के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करके इसको एक मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी प्राकृतिक झील होती हैं, यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। यानी केवल जलीय पारिस्थितिकी नहीं, बल्कि जीव और जंतु की पारिस्थितिकी इस वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। या प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, कि धरती हमारी माता है, क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है, और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी मां का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है वह अतिक्रमण की चपेट में आती है, बेतरतीब वहां पे निर्माण कार्य होने लगता है और उससे वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होता है। आज इसका दुष्परिणाम तमाम वेटलैंड्स भुगत रही है। बहुत सारे जीव और प्रजातियां इसके कारण नष्ट होती हैं। और इसी को ध्यान में रख करके जो रामसर साइट थी, रामसर का जो इस अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स कन्वेंशन में 1971 में यह तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये रामसर ईरान के अंदर एक स्थल है जहां पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से 1971 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुए थे, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में
देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं, वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साइट हैं। उसके संरक्षण की दिशा में भी प्रयास हमें निरंतर करने पड़ेंगे। उस दिशा में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोगों ने चिन्हित करके भी दिए हैं, और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ, इसके माध्यम से हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। अगर यह वेटलैंड की दृष्टि से, अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितने प्रकार की चिड़िया यहां पर बैठी हुई है। और याद रखना, ये यहां की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। कुछ पक्षियां तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पर आई हुई है, और फिर जैसे यहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, फिर ये यहां से वापस अपने देश की ओर जाने लग जाएंगे। ये अपने साथ वहां की स्मृतियों को भी लेके आते हैं, वहां की परिस्थितियों को भी हमें अवगत कराने के लिए ये प्रेरित करती है। और याद करिए, जो एक छोटी सी पक्षी है, कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने आप आती है, हर बार आती है। ऐसा नहीं कि कभी वह गायब हो जाए, हर बार आती है, फिर अपने समय पे वापस भी चली जाती है। यहां के स्थानीय स्तर पर ढेर सारे रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है। क्या ना, टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, रोजगार के सृजन का, और लोगों को अपनी साइट के बारे में, चाहे वह इको टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज का हो, और चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, ढेर सारे रोजगार के सृजन का वो माध्यम बनता है। याद करिए, अयोध्या धाम तो यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और 20 किलोमीटर की दूरी अयोध्या ने हम की। हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे ध्यान दिया, कनेक्टिविटी वहां की ठीक कर ली, थोड़ी सुविधाएं वहां बढ़ाई। 2016 में अयोध्या धाम में मात्र 2,35,000 श्रद्धालु या टूरिस्ट आया था, और 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 16 करोड़ 11 लाख। आप अनुमान करिए, क्या 2,35,000 में और 16 करोड़ 11 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? सभी से अनुरोध करते हुए कि अपने अपने मोबाइल से परिणाम होता है, देश भर में बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकुंभ में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। बता दें कि जारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक कल्पवासी पहुंचे। 62,36,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, और अब तक कुल 72,36,000 से अधिक लोगों ने स्नान किया है। आपको बता दें कि जारी आंकड़ों के अनुसार 1 फरवरी तक 33,61,000 से ज्यादा लोगों ने स्नान किया।
केंद्रीय बजट में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 3,123 करोड़ का बजट मिला है। कानपुर और आगरा की मेट्रो परियोजनाओं पर बजट की अधिकांश राशि खर्च होगी। वहीं लखनऊ में भी दूसरे चरण के शुरुआती कामों को रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय बजट में यूपी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 3,123 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किए जाने से लखनऊ के दूसरे चरण की परियोजना को गति मिलेगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी और मेरठ में लाइट मेट्रो रेल चलाने की राह खुलेगी। हालांकि बजट में मिली राशि का अधिकांश हिस्सा कानपुर और आगरा में पहले से संचालित मेट्रो परियोजनाओं पर ही खर्च होगा, लेकिन कुछ राशि लखनऊ के दूसरे चरण की परियोजना के साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी और मेरठ के लिए प्रस्तावित लाइट मेट्रो परियोजना के प्रारंभिक कार्यों पर भी खर्च होंगे। मेट्रो परियोजना का बजट मिल चुका है। बता दें कि करोड़ों रुपए का ये बजट है। कानपुर आगरा परियोजना पर ये राशि खर्च होगी और उसके बाद दूसरे चरण में भी विकास कार्य पर ये राशि खर्च की जाएगी। बता दें कि मेट्रो परियोजना का बजट मिल चुका है। करोड़ों रुपए का ये बजट प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी। पीएम ने दिल्ली पर चर्चा की, क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार साथियों, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं।
आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।